हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और दोस्तों आज का ये वीडियो है हमारा डेयरी रसायन एवं पशु पोषण, ठीक है, डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन, बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर। और इस डेयरी रसायन एवं पशु पोषण के सब्जेक्ट का ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, यानी दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आए थे इम्पॉर्टेंट, जो आपने पढ़े समझे और आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया और कुछ लोगों ने लाइक किया। दोस्तों लाइक सभी लोग कर दिया करो यार, थोड़ा इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत खर्च होती है, अगर आप समझते हैं तो इसको लाइक तो कर ही दिया करो कम से कम, ठीक है। उससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती रहती है तो हम थोड़ा और अच्छा कर पाएंगे, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है, ठीक है। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर की जो स्ट्रीम है, इसके जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके साथ ही साथ अगर आप पेपर देने वाले हैं भी जस्ट, ठीक है, या जस्ट नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी टाइप के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे तो आपको पता ही होगा कि इस पर हम हर शाम को एक अच्छा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर कहूँगा प्लीज़ लाइक, आगे बढ़ते हैं। और 50 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन, ठीक है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है। तो सफेद क्रांति दोस्तों दूध से रिलेटेड है, ठीक है। सफेद क्रांति दूध से संबंधित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है। अफीम, कपास, चावल या दूध। तो ऑपरेशन फ्लड आपका दूध से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी, ठीक है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी। तो वो दोस्तों आपकी थी 322 ग्राम, ठीक है। एक आदमी के हिस्से में 322 ग्राम दूध था। और भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 2016-17 में कितना था, ठीक है। तो वो दोस्तों आपका था 160 मिलियन टन। कितना था, 160 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों। दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है, ठीक है। आपने सुना होगा आनंदा, सिजेंटा, प्रोएग्रो और रक्षा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़िया काम किया वो था आनंदा का, ठीक है, ये आनंदा। आगे चलते हैं दोस्तों, मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। तो वो दोस्तों है आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मारेक्स बीमारी पाई जाती है, मारेक्स बीमारी पाई जाती है। तो वो दोस्तों पाई जाती है मुर्गी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, खुरपका मुंहपका आपने सुना होगा एक बीमारी, ठीक है, खुरपका मुंहपका। तो ये बीमारी दोस्तों जानवरों में होती है और किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा, ठीक है। हिंदी में विषाणु। इसको आप नोट कर लीजिए कि खुरपका मुंहपका बीमारी है वो विषाणु के द्वारा होती है, ठीक है। पार्ट 1 में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमने जीवाणु पे आपको बता दिया था, लेकिन दोस्तों जीवाणु नहीं है, खुरपका मुंहपका बीमारी वायरस के द्वारा जनित है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। खुरपका मुंहपका ये वायरस से जनित बीमारी है। एल्पाइन, हाँ ये दोस्तों हमारा हो गया था, ठीक है। ये दोस्तों आपका मुर्गी था। मारेक्स बीमारी किस में पाई जाती है, मुर्गी में, ठीक है। मारेक्स बीमारी मुर्गी में पाई जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। एल्पाइन किसकी नस्ल है, ठीक है। एल्पाइन जो है वो आपकी बकरी की नस्ल है, ठीक है। एल्पाइन किसकी नस्ल है दोस्तों, बकरी की। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, ठीक है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है तो वो दोस्तों है आपकी नेल्लोरी,
ठीक है, ये जो नस्ल है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। विश्व में मैरोनो ऊन, ठीक है, मैरोनो ऊन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो वो दोस्तों है 82%, ठीक है, 82% योगदान मैरोनो ऊन का विश्व में है। पाश्चराइजेशन नष्ट करता है, क्या करता है? जीवाणु स्पोर सहित या जीवाणु के फफूंदी, जीवाणु के जीवित स्पोर्स सहित या जीवाणु प्लस फफूंदी या जीवाणु प्लस विषाणु। तो ये दोस्तों नष्ट करता है जीवाणु के जीवित स्पोर्स सहित। कुल दुग्ध प्रोटीन में केसिन कितना प्रतिशत है? कुल दुग्ध प्रोटीन में केसिन कितना प्रतिशत है? तो वो है दोस्तों आपका 80 से 83%। और गाय भैंस के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन कहते हैं उसको। थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, तो वो है दोस्तों आपका थार पारकर का पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। विश्व में कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में है? ठीक है, विश्व की टोटल में से कितनी परसेंटेज भैंसें हैं जो आपके भारत में हैं? तो वो है दोस्तों 50%। यानी अगर 10 भैंसें पूरे विश्व में हैं तो उसमें से 5 भैंसें सिर्फ हमारे अकेले इंडिया में हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। कहाँ है दोस्तों? करनाल में, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NDRI। कहाँ पे है दोस्तों? करनाल में, ठीक है सर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, करनाल में। और आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपका इज्जतनगर। और इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है दोस्तों? बरेली, ठीक है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बरेली में। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिए। घोड़ों से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वह है आपका हिसार। हिसार भी आपका कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। भैंसा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार में। जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में बटा होता है? तो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के 4 हिस्से होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा हिस्सा वास्तविक पेट होता है? ठीक है, 4 हिस्से तो हैं, लेकिन ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उनका रियल पेट है? तो वह दोस्तों आपका एजोबम, ठीक है, एजोबम। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा होता है? ठीक है, तो वो दोस्तों आपका होता है रूमेन। रूमेन सबसे बड़ा हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन सा जुगाली करने वाला जीव नहीं है? ऑप्शन आप देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमारा घोड़ा है, एक भेड़ है, और घोड़ा भेड़ दोनों, और कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों घोड़ा आपने देखा कोई जुगाली नहीं करता है, ठीक है, और बाकी सारे जानवर जुगाली करते हैं। आगे चलते दोस्तों। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान है, तो वो दोस्तों है आपका इंग्लैंड, ठीक है। जर्सी कहाँ की है? इंग्लैंड की। वेलोइंग किसकी विशेषता है? तो वेलोइंग विशेषता है दोस्तों भैंस की, ठीक है, वेलोइंग विशेषता है भैंस की। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस का कितना प्रतिशत योगदान है? भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान भैंस का है? तो वो है दोस्तों आपका 55%। कितना है? 55%। बछड़े को मां से अलग करने को क्या कहते हैं? बछड़े को मां से अलग करने को क्या कहते हैं? ठीक है, वो कहते हैं हम दोस्तों विनिंग। बछड़े को मां से अलग करने को हम लोग कहते हैं विनिंग, ठीक है। गाय व भैंस में ओवेरियन चक्र कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का, ठीक है।
भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 310 दिन, ठीक है, 10 महीने 10 दिन का होता है। गांव के जो हमारे भाई लोग हैं वो सब जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को क्या कहते हैं? पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो दोस्तों कहते हैं पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, मध्यकाल चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, तो वो है दोस्तों आपकी मध्यकाल चक्र की सबसे लंबी अवस्था है आपकी द्विमध्यकाल, ठीक है, द्विमध्यकाल। आगे चलते हैं। गाय में भ्रूण का निर्वासन कहलाता है, गाय में भ्रूण का निर्वासन कहलाता है आपका काउविंग, ठीक है, काउविंग कहलाता है, ठीक है। भेड़ में प्रसव जाना जाता है, भेड़ में प्रसव जाना जाता है लैम्बिंग, क्या कहते हैं? लैम्बिंग। आपरा नाल की निष्कासन या निर्वासन, आपरा नाल का जो निर्वासन या निष्कासन है कितने समय में हो जाना चाहिए? तो वो दोस्तों आपका हो जाना चाहिए 6 से 8 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अंडकोश थैली के अंदर ऊपर चढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? अंडकोश थैली के अंदर ऊपर चढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? कि क्रिप्टोकिडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकिड, ये किडिज्म लिखा है, ये किडिज्म है, ठीक है, डा। आगे चलते हैं। स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? तो वो दोस्तों है आपका सुडोरीफेरस के बदला हुआ रूप। ये ऑप्शन डी राइट है। एक केवल दूध उत्पादन के लिए कितना रक्त या खून, थन, ये थन लिखा है दोस्तों, ठीक है, ये थन लिखा है, थन से गुजरता है, ठीक है, जानवर के थन से कितना लीटर, कितना ml दूध जो है वो 1 ml दूध उत्पादन के लिए कितना खून जो है वो उसके थनों से फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका 36 का राइट आंसर है दोस्तों आपका 400 से 500 ml, 400 से 500 ml। समझिए 1 ml दूध का उत्पादन जब होता है जब आधा लीटर खून गाय के थनों से फ्लो होता है। स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। दुग्ध स्राव का प्रारंभ कहलाता है लैक्टोजेनेसिस, दुग्ध स्राव का प्रारंभ कहलाता है लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। गैलेक्टोजेनेसिस है स्तन में दुग्ध संचय निर्वाह, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलते हैं। दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वो दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन है। आपने देखा होगा जिन जानवरों के बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, गाय का बछड़ा या भैंस का, ठीक है, बच्चा जब मर जाता है तो दूध देने में दिक्कत करता है जानवर, ठीक है, तो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो दूध उतर आता है थनों में। तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। इस इंजेक्शन पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, ये खुले में नहीं मिलता है। दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप मिक्स मत कर दीजिएगा। ये स्राव के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, और वो दूध उतारने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आप जबरदस्ती उतरवाएंगे, ठीक है, तब वो जिम्मेदार है। और ये ऑटोमेटिक स्राव है, उसके लिए आपका कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों? प्रोलैक्टिन, ठीक है। दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन और दुग्ध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन। इसको बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों? पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। समान गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग, ठीक है, क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं के एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका कहलाता है आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आगे चलते दोस्तों। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को हमको लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। एक मतलब अलग अलग नस्लें हैं, उनको हम मिला के एक करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? ठीक है, दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को कहते हैं दोस्तों क्रिस क्रॉपिंग। दोस्तों ऊपर वाली नस्ल पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा।
ऊपर आइए थोड़ा। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, मतलब अलग अलग नस्ल। जैसे आपने देखा होगा कि एक गाय आती है, आप सबको पता होगा HF, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हॉलस्टीन फ्रिजीशियन, ठीक है, हॉलस्टीन फ्रिजीशियन। तो ये गाय हमारी भारत और एक दूसरे देश के गाय की मिक्सअप ब्रांड है, ठीक है। वो गाय क्या करती थी कि 60 से 70 लीटर दूध देती थी, ठीक है, लेकिन वो लो टेम्परेचर वाले कंट्री में रहती थी। और ये हमारी जो गाय है, हमारा जो मेल था दोस्तों, यहाँ का जो क्वालिटी थी वो हमारी हाई टेम्परेचर में रहने की आती थी, ठीक है। दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो दूध हमारा वही, आपने देखा होगा HF गाय हैं जो वही 25-30 लीटर 35 लीटर दूध 40 लीटर दे देती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रॉस इसको कहते हैं। 3 नस्लों के चक्र में क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है? ट्रिपल क्रॉसिंग, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एक क्रॉस नस्ल को पिछले एक शुद्ध पूर्वज से मिलाने को क्या कहते हैं? एक क्रॉस नस्ल को पिछले एक शुद्ध पूर्वज से मिलाने को क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग। रफेज में नमी की मात्रा होती है, वो दोस्तों होती है आपकी 10 से 15%। और रफेज में क्रूड रेशा होता है, ठीक है, रफेज में क्रूड रेशा होता है आपका 18% से कम, ठीक है, सॉरी 18% से ज़्यादा, ग्रेटर देन 18% लिखा है, इसका मतलब 18% से ज़्यादा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 2 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और अगला जो पार्ट आएगा उसमें आपके डायरेक्ट 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आपके ये 200 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे डेयरी केमिस्ट्री के, ठीक है, एंड एनिमल न्यूट्रिशन, इस वाले चैप्टर के, इस वाली किताब के, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राघव ई लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको डेली टू डेली नए नए वीडियोस इसी टाइप के इंटरेस्टिंग एजुकेशनल मिलते रहेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी सफलता में 1-2 क्वेश्चन अगर यहाँ से मिल गया तो फिर आपका समझ ही सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।